कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम अंशुमन राजगढ़ है और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो क्लास 10 का फिजिक्स का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज तक आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर तो इलेक्ट्रिसिटी है फिजिक्स का, अगर पढ़ा होगा तो उससे बहुत ही अलग तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए रेडी हो जाइए। पहले हम लोग को थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू क्लास 12, क्योंकि क्लास 12 में जाके हम लोगों को पूरा का पूरा क्वांटम फिजिक्स ही पढ़ना है। तो अगर अभी से आप लोगों का बेसिक स्ट्रांग होगा तो क्लास 12 और क्लास 11 तो बहुत हल्का हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना। ये स्टार्ट करते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग अगर पुरानी बातें याद करें, क्लास 9 का बात, तो आप लोग मोशन जरूर पढ़े होंगे। मोशन क्या होता है पहले इस चीज के बारे में जान लेते हैं। मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन क्या करे, चेंज करे, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। सिर्फ पोजीशन चेंज करने से किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं कर सकते हैं। किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तब उस रेफरेंस पॉइंट के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं यस दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। लेकिन अगर मान लीजिए किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। ये मोशन और रेस्ट जो होता है ना, ये रिलेटिव चीज होता है। अगर आपके लिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हो सकता है किसी दूसरे इंसान के लिए क्या हो, वो रेस्ट में हो। इस चीज के लिए क्लैरिफाई रहिए। इट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट ऑब्जर्वर। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके लिए अगर मोशन में है तो सबके लिए मोशन में ही होगा, ठीक है। इस चीज के लिए क्लैरिफाई रहिएगा। अब जब हमको मोशन के बारे में पता चल गया है, हम लोग क्या करेंगे ना, क्लास 9 में जो सारा चीज पढ़े हैं, मोशन, फोर्स, फ्रिक्शन, बस उसी का रिलेशन लेके हम लोग सारा चीज का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कंपेयर करके पढ़ने में जल्दी याद होगा, और कंपेयर करके नहीं पढ़ेंगे तो जल्दी याद नहीं होगा। फिर हमको उसी तरह नॉर्मल टीचर्स की तरह रट रट के पढ़ना होगा, याद करना होगा, ठीक है क्या। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी मोशन से रिलेटेड ही है। हम लोग मोशन में पढ़ते थे कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन करवाते थे, किसी ऑब्जेक्ट को फ्लो करवाते थे, ट्रांसफर करवाते थे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करवाते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को ट्रेवल नहीं करवाएंगे। Very small quantum type of particles will do motion, or quantum type of particles as for example electron, alpha particle, beta particle, gamma particle। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं बच्चा। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, it is nothing, motion of charge, बस motion of चार्ज। अब हम लोगों का नया पॉइंट क्या आ गया, चार्ज। ये चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो इलेक्ट्रोस्टैट का हम लोगों के यूट्यूब के चैनल पे इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है क्लास 12 का है, लेकिन इंट्रोडक्शन में मैंने सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में ही बताया है। चार्ज क्या होता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ाया है। तो उसके बारे में आप जाके वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ सकते हैं, ठीक है क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चार्ज के बारे में जरूर पढ़ना। जाके आज सारा लोगों को जाके वो वीडियो देखना है, इलेक्ट्रोस्टैट क्लास 12 पार्ट 1 जो मैं बना के डाला यूट्यूब चैनल पे, ठीक है क्या। तो देखो, चार्ज जो होता है ना, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, सबसे छोटा प्रॉपर्टी होता है चार्ज। उससे छोटा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, ठीक है। अब देखो, चार्ज अगर फ्लो किया, चार्ज अगर क्या किया, फ्लो किया। एज फॉर एग्जांपल मान लो कि हम एक रॉड लेते हैं, स्टील का एक रॉड लेते हैं, ठीक है। अब स्टील की रॉड में आपको क्या लगता है कि पहले से चार्ज नहीं होगा? चार्ज तो रहता है ना भाई, ऐसा तो नहीं चार्ज नहीं रहता है, चार्ज रहता है उसमें। क्योंकि कोई भी मैटर जो बनता है वो तो एटम से ही बनता है, और एटम का सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तो चार्ज तो अभी भी है, चाहे वो इंसुलेटर हो, कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, इट डजंट मैटर एट ऑल whether it is insulator, conductor or semiconductor, each and every matter which exists on earth will have charge. Each and every matter which exists on earth will have charge. याद रखना ये चीज, चार्ज है उसमें। एक नॉर्मल
स्टील सा रॉड लेते हैं, उसमें चार्ज है। अब अगर हम किसी तरह उसके चार्ज को हम लोग एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो कराने के लायक बन जाए, किसी तरह उसको फ्लो करवा दें, तो उसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ नहीं है। फ्लो ऑफ चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, सिर्फ इतना ही करना काफी नहीं होता है। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज ही कहना काफी नहीं होता है। इसमें एक और टर्म आता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मतलब क्या होता है, ये बात बताइए। रेट पता है आपको? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं, इससे से डिवाइड करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रेट। अब देखो, चार्ज का फ्लो हो रहा है और उसका रेट निकालना है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बस इतना ही पॉइंट है, और कुछ नहीं है। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? आई से, रिप्रेजेंटेड एज आई। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आई क्या है तुम्हारा? Q by T, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब देखो थोड़ा सा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है तुम्हारा? कूलम्ब। एक साइंटिस्ट थे अगस्टिन कूलम्ब, उन्हीं के नाम पे चार्ज का जो है सो एसआई यूनिट दिया गया है, कूलम्ब। और ये टाइम, टाइम का क्या होता है तुम्हारा? सेकेंड। तो इसके आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि करंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा तुम्हारा? कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड। अब देखो, इस कूलम्ब पर सेकेंड को एक नया नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? एम्पियर। क्या नाम दिया गया है? एम्पियर। ठीक है क्या? अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया है? इसको फटाफट नोट डाउन करो। तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इस चीज के बारे में। किस चीज के बारे में जानते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के बारे में। किस चीज के बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के बारे में। आज बहुत ही अच्छा पॉइंट, छोटा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान रखना, यहाँ पे पूरा कंसंट्रेट करना, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई कंडक्टर है। क्या है? कोई कंडक्टर है। एक पाइप ले लिए, एक रॉड ले लिए, स्टील का रॉड है, ठीक है। और इस कंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाते हैं। ये छोटा इलेक्ट्रॉन है, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है तुम्हारा? इस सीम से इस सीम फ्लो कर रहा है। चलो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं और इसको पी नाम देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे अराइज होता है कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो चार्ज फ्लो कर रहा है ना, वो कौन सा फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। हम फ्लो ऑफ चार्ज बोल रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखो, इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो, मान लो इस कंडक्टर से t टाइम में, कितने टाइम में? t टाइम में, t सेकंड में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। अब इस फ्लो के कारण अगर पूछ दे तुमसे कि इस कंडक्टर में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, तो हम लोग आई कैसे निकालेंगे? हम लोग आई का तो एक ही फॉर्मूला बताया अभी तक, क्या? Q by T, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये पता है हम लोगों को? एक इलेक्ट्रॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन्स -1.6 into 10 to the power -19 कूलम ऑफ चार्ज। इतना चार्ज फ्लो होता है, कंस्टेंट करता है क्या? एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? m दिया हुआ है, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा? बस n into e, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, उसको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज मिल जाएगा। और पर यूनिट टाइम मतलब क्या? टाइम से क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, तो अमाउंट ऑफ करंट क्या मिल जाएगा हमको? NE/T। ये भी बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ रहता है। चार्ज क्या हो गया तुम्हारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसी से रिलेटेड अगर हमसे पूछ दे, क्या पूछ दे कि मान लो 5 सेकंड में, टी की जगह हमको बोल दिया है क्या 5 सेकंड। क्वेश्चन ही लिख देता हूं, थ्रू ए कंडक्टर, क्वेश्चन ही लिख लो, थ्रू ए कंडक्टर 180 electrons flows in 10 seconds. In 10 seconds, find amount of current flowing through it. Find amount of current. कितना अमाउंट ऑफ करंट उससे होके फ्लो होगा ये आपको निकालना है। अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा वो निकालना है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? फटाफट 2 मिनट का टाइम है, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कितना एम्पीयर ऑफ करंट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे तुमको माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, चाहे वो पॉजिटिव फ्लो हो या नेगेटिव फ्लो हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है अमाउंट ऑफ करंट में। ठीक है, क्या अमाउंट ऑफ करंट में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो या नेगेटिव चार्ज फ्लो हो से कोई लेना देना नहीं है। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है सिर्फ उसी से मतलब है। ठीक है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन पे अगर -1.6 होता है चार्ज तो वो कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग 1.6 × 10⁻−19 कूलम क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 180 और यहाँ पे 1.6 × 10⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 10। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे 16 से 288.10⁻19 एम्पियर। कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। हम लिख तो दिए हैं यहाँ कि इधर से मतलब इतना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा A to B। क्या चार्ज ये इलेक्ट्रॉन जो है A to B फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी A to B फ्लो होगा क्या? इस चीज के बारे में समझो। इट इज ए कन्वेंशन। ये आज तक कोई बता नहीं पाया है क्यों होता है, कैसे होता है, बट इट इज एज्यूम्ड। क्या किया गया है? ये एज्यूम किया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट will be in direction of flow of positive charge। मतलब जिस डायरेक्शन में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा ना, सिर्फ उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, याद रखना। और हम लोग यहाँ पे फ्लो क्या करवा रहे हैं? नेगेटिव चार्ज फ्लो करवा रहे हैं फ्रॉम A to B। क्या करवा रहे हैं हम लोग? नेगेटिव चार्ज फ्लो करवा रहे हैं। ध्यान रखना है इस चीज को। हम लोग पॉजिटिव चार्ज को फ्लो नहीं करवा रहे हैं। मींस अगर नेगेटिव चार्ज A to B जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट किधर जाएगा? B to A जाएगा। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का होता है डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। Nobody can tell why, how, but it is convention, it is considered that electric current will have direction in the same direction of flow of positive charge। क्लियर है यहाँ तक? इस चीज को समझना, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। ठीक है, मिटा दें इसको। देखो अब अगला जो टॉपिक आता है हम लोगों का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक और चीज जानते हैं। क्या इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी तो है क्योंकि उसको मेजर कर सकते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर। 2 ही तरह का पढ़े हो ना तुम लोग, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। इलेक्ट्रिक करंट कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? बताओ। इससे मैग्नीट्यूड है ये तो पता चल गया, कितना अमाउंट ऑफ करंट होता है। मैग्नीट्यूड है ये तो पता चल गया, डायरेक्शन है ये भी पता चल गया। इलेक्ट्रिक करंट के पास दिस I is having
हैविंग मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर का करंट, 10 एम्पियर का करंट, 50 एम्पियर का करंट, अभी हम लोग निकाले 28.8 into 10⁻19 एम्पियर का करंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड है इसमें, डायरेक्शन भी है, इट इज हैविंग फिक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन भी है, लेकिन still in spite of having magnitude as well as direction, electric current is not a vector quantity. ध्यान देना, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना। अब तुम लोग तो बोलेगा कि भैया वो गलत बता रहे हैं आप, अभी तक तो हम लोग बुक में भी पढ़े हैं कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जैसे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तुम लोगों के सिलेबस तक सिर्फ स्केलर क्वांटिटी याद रखना, फिर जैसे हम लोग 12th में पढ़ना शुरू करेंगे, इट इज नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर, इट इज अ टेंसल क्वांटिटी, इट इज अ टेंसल क्वांटिटी। कितने तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है, अप्रोक्सीमेटली 3 तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसल क्वांटिटी, ठीक है। और टेंसल क्वांटिटी बहुत कम फिजिकल क्वांटिटी आते हैं, लेकिन आते हैं वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो कि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट स्टिल इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए उसको टेंसल क्वांटिटी। इट इज फॉर क्लास 12, नॉट फॉर यू पीपल। आप लोगों के लिए करंट जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना, आप लोगों के लिए क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो बच्चा, यहाँ पे थोड़ा गौर से समझना इस चीज को, प्रूफ देता हूँ, क्या देता हूँ, प्रूफ देता हूँ। देखो, मान लो कोई जंक्शन है, ठीक है, जंक्शन मतलब क्या, जहाँ पे सारा वायर्स आके मिलता है, मान लो यहाँ पे 4 गो वायर, 5 गो वायर हम ऐसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इस वायर से आ रहा है तुम्हारा 5 एम्पियर का करंट, इस वायर से आ रहा है तुम्हारा 4 एम्पियर का करंट, इस वायर से आ रहा है 3 एम्पियर का करंट, इस वायर से आ रहा है 6 एम्पियर का, ठीक, और ये चारों वायर से करंट आके और यहाँ से आउटपुट निकल रहा है, क्या निकल रहा है, आउटपुट निकल रहा है। अब बताओ इस वायर में कितना अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, सबको क्या करना पड़ेगा, हमको नॉर्मली ऐड करना पड़ेगा। ये जो एडिशन हम लोग कर रहे हैं 6 + 5 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 11 + 4 15 + 3 18, 18 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, किससे होगा, इस वायर से 18 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, ठीक है। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता तो हम लोग इसको नॉर्मली ऐसे ऐड नहीं करते, वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन एंगल पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। ये कैसे भी तुम जाके उस पे ज्वाइन कर दो, किसी जंक्शन में टोटल इनपुट करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउटपुट करंट, वो वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। तुम कैसे भी ऐड कर दो ना, 2 वायर लो, 3 एम्पियर का 4 एम्पियर का, ये भी 3 एम्पियर और ये भी 4 एम्पियर, ठीक है, इस दोनों को ऐसे ऐड करके एक आउटपुट निकाल दिया, टोटल कितना हो जाएगा 7 एम्पियर। अब इसी दोनों वायर को हम लोग क्या कर देते हैं ना, ऐसे कर देते हैं, मतलब क्या, यहाँ से एक 3 एम्पियर का करंट, यहाँ से एक 4 एम्पियर का करंट, इधर से जो निकलेगा ये देखो 4 एम्पियर, यहाँ से कितना 3 एम्पियर, अभी भी इससे 7 एम्पियर का ही करंट आउटपुट आएगा। हम लोग पहले इसको कुछ एंगल पे लिए थे, अब इसको पूरा एंगल चेंज कर दिए हैं, एंगल के चेंज होने के कारण आउटपुट करंट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड कर सकते हैं, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है यहाँ तक, याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट स्टिल इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए वो क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिंदगी बीत जाता है, लोग क्लास 12 कंप्लीट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, या फिर उसको एग्जैक्टली डिफिनेशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो डिफाइन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है।
जैसे हम लोग मोशन के बारे में पढ़े कि मोशन क्या होता है, मोशन का हम लोग कंपैरिजन किए किससे, इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक उसी तरह एक और फिजिकल क्वांटिटी आता है मोशन में ही, 9th में जो हम लोग पढ़े थे, फोर्स। क्या पढ़े थे, फोर्स। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, अगर यहाँ पे रख दिए किसी ऑब्जेक्ट तो वो वहीं रहता है until unless any external force is applied। जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा तब तक वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वो मोशन में नहीं आएगा। ठीक उसी तरह अगर मान लो कोई कंडक्टर है मेरे पास, इसमें तो बहुत सारा चार्ज होगा ना भाई, चार्ज तो ढेरों होगा, अनगिनत होगा, लेकिन इस चार्ज को अगर मोशन में लाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में लाना होगा तो हमको उस पे एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना होगा। बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ओनली एनी ऑब्जेक्ट कैन कम इन मोशन, एनी ऑब्जेक्ट कैन change its state, whether it is in rest it will come in motion, if it is in motion it can come in rest, means force is a factor which is causing motion or rest of any object। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। ठीक उसी तरह अगर हमको चार्ज को मोशन में लाना होगा, ये तो चार्ज है यहाँ पे लेकिन ये मोशन में नहीं है, मीन्स अगर किसी कंडक्टर के दो एंड को अगर हम लोग ए नाम दे देते हैं और बी नाम दे देते हैं और यहाँ का चार्ज हमको फ्लो करवा के यहाँ पहुंचाना है, तो यहाँ का चार्ज यहाँ फ्लो होके कब जाएगा, जब तक हम इस पे एक फोर्स नहीं लग, भैया अपने अपने तो नहीं चला जाएगा। एक रॉड अगर ऐसे रखा हुआ है तो उससे चार्ज अपने अपने फ्लो करना शुरू कर जाता है, उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, नहीं ना। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए हमको एक फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इज ए फैक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस is a factor which cause flow of charge, भैया पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही चार्ज फ्लो होता है। अगर दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, याद रखना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तभी चार्ज फ्लो होगा, तो कुछ चार्ज एक इनसे दूसरे में फ्लो नहीं होता है। ये समझ में आया। अब देखो थोड़ा सा समझो इस चीज को। बुक्स में जो डेफिनेशन दिया हुआ रहता है उस चीज के बारे में समझते हैं, ठीक, या फिर उससे पहले थोड़ा सा और एक चीज समझते हैं। क्या समझते हैं? अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि आंधी क्यों आता है? What is the reason behind storm? आंधी क्यों आता है पता है आप लोगों को? चलो ठीक है, उससे भी एक इजी एग्जांपल देता हूँ। देखो ये मेरा फेवरेट एग्जांपल, अगर हमसे फिजिक्स पढ़ रहे हो ना तो बार बार ये एग्जांपल मैं दूंगा, याद रखना, ठीक है। बहुत ही मेरा फेवरेट एग्जांपल। मान लो दो ग्लास है, क्या तुम्हारा दो ग्लास है। अब एक ग्लास में हम लोग क्या करते हैं ना, पूरा पानी एकदम भर देते हैं, पूरा क्या ये वाटर ही वाटर है, और एक ग्लास में हम लोग कम पानी डालते हैं और क्या करते हैं, दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक पाइप से, एक छोटे पाइप से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, इसमें ज्यादा पानी है और इसमें कम पानी। ज्यादा पानी है तो यहाँ पे क्या होगा, मोर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और यहाँ पे क्या होगा, लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, पानी के कारण जो प्रेशर होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये हाई होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पानी है ना भैया। और यहाँ पे क्या होगा, लो होगा, कम होगा, कम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। तो इसके कारण क्या होता है, पानी फ्लो होना शुरू हो जाता है। अच्छा, पानी फ्लो होना शुरू होगा, ये कब तक फ्लो होगा, जब तक इसका सारा पानी निकल के इसमें ना चला जाए तब तक फ्लो होगा। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ये तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल
दोनों ग्लास में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इक्वल हुआ, पानी फ्लो होना बंद कर देगा। मीन्स पानी का फ्लो जो है, फ्लो ऑफ वाटर डज नॉट डिपेंड अपॉन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। मींस अगर एक टर्मिनल में हाई और दूसरे टर्मिनल में लो, तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में क्या है, कुछ डिफरेंस है। इसी डिफरेंस के कारण पानी फ्लो हो रहा है, और जैसे ये डिफरेंस इक्वलाइज हो जाएगा, पानी फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आंधी जो आता है, स्टॉर्म, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टॉर्म? यही रीजन है। क्या होता है, जैसे मान लो ये पूरा समुद्र है, क्या इधर पूरा समुद्र है, और ये पूरा क्या है तुम्हारा लैंड है, ये जमीन है, और ये क्या तुम्हारा सी है। अब गर्मी के दिनों में क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो पानी क्या होगा, इवोपोरेट होके जो है सो पूरा यहाँ पे हवा में फैल जाएगा। क्या होगा, हवा में फैल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो पानी है नहीं, यहाँ पे गर्मी पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो हवा है ना, यहाँ पे जो हवा है, ये हवा धीरे धीरे गर्म होके क्या हो जाता है, लो डेंसिटी के कारण ये ऊपर चला जाता है भैया। अब जैसे यहाँ का हवा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, खाली जगह हो गया। यहाँ पे हवा कम है, यहाँ पे हवा तो है ही है, हवा में साथ साथ पानी भी है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी है, वेपोराइज होके पानी जा कहाँ रहा है भैया, यहीं पे होगा, एटमॉस्फेयर में ही होगा ना, धीरे धीरे करके ऊपर जाता है ना। तो देखो यहाँ पे हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब क्या होता है, हवा तेजी से बहता है इधर समुद्र से जमीन की ओर, जिसके कारण की आंधी आता है। अब देखो ये कब तक हवा बहेगा, जब तक दोनों का प्रेशर इक्वलाइज ना हो जाए। समझ में आ रहा है, जब तक दोनों का प्रेशर इक्वलाइज नहीं होगा तब तक ये हवा क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। और जैसे ही दोनों का प्रेशर इक्वलाइज हो गया, हवा फ्लो होना बंद हो जाएगा। उतना फास्ट नहीं फ्लो करेगा, धीरे धीरे फ्लो। समझ में आया? अब देखो इन सारे रीजन, यहाँ पे भी डिफरेंस होना जरूरी है, डिफरेंस नहीं होगा तो फ्लो नहीं होगा। चाहे हीट ही ले लो ना, हीट क्या होता है, हीट के बारे में अगर कभी पढ़े हो तो वो क्या बोलता है कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे फ्लो करता है। अगर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि बहुत गर्म है, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कम हॉट है, और दोनों को कांटेक्ट में लेके आते हैं तो क्या होता है कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो हो जाता है। जो कम हॉट था वो थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है, जो ज्यादा गर्म था वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, दोनों क्या हो जाता है, इक्वलाइज हो जाता है। ठीक उसी तरह चार्ज भी फ्लो होगा, और चार्ज किस चीज के डिफरेंस के कारण फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। किस चीज के डिफरेंस के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ फैक्टर व्हिच कॉजेस फ्लो ऑफ चार्ज। अगर दो टर्मिनल, एक वायर ले लेते हैं हम लोग, और इस दोनों टर्मिनल के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ये पोटेंशियल क्या हो गया, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब क्या, पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल क्या, नेगेटिव पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, अब क्या होगा, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ही फ्लो करवाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर फ्लो करेगा तो अमाउंट ऑफ करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, करंट इधर से इधर फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा। अगर ये डिफरेंस हम लोग अप्लाई ना करें तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो होने वाला नहीं है। देखो ना, इसी को अगर मान लो ये डिस्कनेक्ट कर दिए, क्या कर दिए, डिस्कनेक्ट कर दिए। अब इसका सेल से कोई कनेक्शन ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही एक नॉर्मल कंडक्टर है, तो क्या इसका चार्ज खुद ब खुद फ्लो होगी इसी से यहाँ तक आ जाएगा? नहीं। जब तक हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे तब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा। क्लियर? हाँ, अब देखो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। बुक्स का जो
तुम्हारा डेफिनेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा उसको समझते हैं बुक्स में क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा पॉज करो, समझ में आ रहा है सौरभ? ठीक है, देखो अब जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है तुम्हारा कि अगर मान लो जो बुक्स में हम लोगों का जो डेफिनेशन दिया हुआ रहता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अभी भी बहुत सारा ऐसा पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जो आपको बताएंगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा। तो क्लास 12 में जब आप लोग आइएगा तब अच्छे से सीखिएगा इस चीज़ के बारे में। अभी जो हम लोगों को सिलेबस में है सिर्फ उतना ही चीज़ कवर करते हैं, ठीक है। अब देखो एक्चुअली बुक में जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ रहता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बुक्स में जो दिया हुआ रहता है, अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, फील आ गया होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। अब टेक्निकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इस चीज के बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बच्चा, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ध्यान देना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब क्या, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब क्या, प्लस, क्या प्लस, मींस प्लस 1 कूलम्ब चार्ज को, क्या प्लस 1 कूलम्ब चार्ज को हम लोग मान लो कि एक पॉइंट ले लेते हैं ए और एक पॉइंट ले लेते हैं बी। जैसे मान लो ना यार यहाँ पे हम पॉइंट ए, यहाँ पे ये मेरा कोचिंग है, ये क्या हो गया तुम्हारा पाठशाला, ठीक है। और ये पॉइंट बी जो है ना ये क्या है तुम्हारा सौरभ का घर है, क्या है सौरभ का घर है, ठीक है। अब हमको ए को प्लस 1 कूलम्ब चार्ज लेना है, प्लस 1 कूलम्ब चार्ज ही लेना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम पाठशाला से उठाते हैं और उठाने के बाद कहां पहुंचा देते हैं भैया, यहां से उठा के और सौरभ के घर पे हम पहुंचा, ठीक है। अब देखो ये मोशन करवाने में, यहां से वहां पहुंचाने में हमको कुछ वर्क डन भी करना पड़ा होगा, और ये जो वर्क डन होता है ना बच्चा, यही होता है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge from one point to another point is called potential difference। से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस है इसलिए हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो क्या होता है वेरी स्मॉल डिफरेंस जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बड़ा डिफरेंस है इसलिए हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा से। डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। इसी को हम लोगों को दिया हुआ रहता है बुक्स में, यही दिया हुआ रहता है। इस चीज को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझो। चेंज इन पोटेंशियल बोल रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। वो समय पढ़ाया होगा मैं, याद होगा आपको। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब अगर मान लो ये पॉइंट बी हम दिए थे और ये पॉइंट ए दिए थे, पॉइंट बी का भी कुछ पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट बी, और ये क्या होगा पोटेंशियल एट ए। अब चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बी बी माइनस बी ए, क्या होगा बी बी माइनस, ध्यान दो यहाँ पे बी बी माइनस बी ए, और ये चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा भी क्या लिखेंगे हम लोग, बी बी माइनस बी ए, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे बी बी माइनस बी ए, वर्क डन क्या हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। चार्ज कहां से क्या फ्लो हो रहा है भाई, ए टू बी, यहाँ पे बी बी माइनस बी ए, यहाँ पे वर्क डन ए टू बी डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट चार्ज। ये बहुत बड़ा चीज बता रहा हूँ, ध्यान देना। इस चीज को अगर ध्यान में रखोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन यूं निकलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर। फटाफट इसको नोट डाउन करो। इससे रिलेटेड हम लोग 2-3 क्वेश्चन फटाफट करते हैं। बी बी माइनस बी ए इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज, ध्यान देना। चलो हम लोग फटाफट कर रहे हैं।
एक पॉइंट ले लेते हैं ए और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम लोग क्या, बी। मान लो यहाँ पे तुम्हारा +2 कूलम चार्ज है, क्या है, +2 कूलम चार्ज है, और +2 कूलम चार्ज को हम लोग ए टू बी लेके जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, ए टू बी लेके जा रहे हैं। ए टू बी लेके जाने में हमको जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन टू ब्रिंग दैट चार्ज +2 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी, कितना आ रहा है, 30 जूल, 30 जूल। कितना रहा बच्चा, 30 जूल। अब तुमसे पूछ दिया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फटाक से ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, डेल्टा बी इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। वर्क डन कितना आ गया तुम्हारा, 30 जूल, और चार्ज कितना है तुम्हारा, +2 कूलम। देखो यहाँ पे जूल पर कूलम, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 15 जूल पर कूलम। अच्छा, एक चीज मैं नहीं बताया आप लोगों को कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है ना, या तो उसको जूल पर कूलम लिख सकते हैं, या नहीं तो उसको वोल्ट, क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। वोल्ट भी एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे दिया गया है ये। 15 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड, ठीक है। इसको अगर हम लोग, अच्छा अब एक चीज और देखो, इसी क्वेश्चन में, क्या इसी क्वेश्चन में अगर हम लोगों को ऐसे दिया हुआ रहता, कैसे दिया हुआ रहता कि ये VA जो है ना तुम्हारा, ये VA 10 वोल्ट है, कितना है तुम्हारा, 10 वोल्ट, मींस पोटेंशियल एट ए दिया हुआ है तुमको, कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट, और हमसे पूछ देता कि फाइंड VB, फाइंड VB, तो हम लोग फटाक से क्या करेंगे, देखो ऐसे तो निकाल ही सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो वाला फॉर्मूला याद है ना, VB minus VA will be equal to work done to take the charge from A to B divided by amount of charge। बस हो गया, बात खत्म है। देखो VB हमको निकालना है, VA कितना दिया हुआ तुम्हारा, 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, वर्क डन फ्रॉम A to B, कितना वर्क डन है तुम्हारा, 30 जूल। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है तुम्हारा, 2, बस फटाक से कैलकुलेट कर दो, ये कितना जाएगा, कितना, 15। ये VB को इधर ही रहने दो, -10 वोल्ट, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस, तो 15 + 10 कितना हो जाएगा, 25, मींस VB इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, 25 वोल्ट। यहाँ पे जो आएगा वो कितना होगा तुम्हारा, VB 25 वोल्ट आ गया। पोटेंशियल एट B इज 25 वोल्ट। क्लियर है बच्चे यहाँ तक ये क्वेश्चन। देखो अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस बार तुम लोगों को बनाना है, ठीक है, मिटा इसको, समझ में आया। देखो या तो तुमसे ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे करके पूछे दे तो ये वाला याद रखना, अगर तुमको अलग अलग पूछे तो ये वाला याद रखना, बस हो गया, और कुछ नहीं है, ठीक। और ये यूनिट याद रखना, जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। बेटा इसको और भी उसको बोल सकते हैं, नहीं, दोनों में से जो चाहो वो बोल सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू, आपको जो मन है वैसे बोलो, कोई गलत करने वाला नहीं है, कोई नहीं गलत करेगा, ठीक। चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखो, मान लो यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे -3 कूलम का चार्ज है, और ये है तुम्हारा पॉइंट B, और इसका पोटेंशियल दिया हुआ है तुमको VB इक्वल टू 50 वोल्ट, कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट दिया हुआ है। अब तुमसे पूछ दिया फाइंड, अच्छा ये भी थोड़ा सा निकाल लेते हैं, ये तुमको दे दिया है तुम्हारा 20 वोल्ट, क्या दिया हुआ है, 20 वोल्ट दिया हुआ, और ये दिया हुआ तुमको 50 वोल्ट। तो फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन टू टेक चार्जेस फ्रॉम A to B, A से लेके B तक, अगर हमको -3 कूलम का चार्ज A से लेके B तक लेके जाना है तो उसमें हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा,
इस चीज का कैलकुलेशन करना है। फटाक से हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, BA माइनस BB। अच्छा ध्यान दो यहाँ पे, क्या हम लोग BA माइनस BB लिखेंगे यहाँ पे, लिख सकते हैं? नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है, इनिशियल ये है, फाइनल कहाँ है, B है। चार्ज तो इधर से इधर जा रहा है, तो फाइनल क्या है तुम्हारा, B। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, BB माइनस BA। ध्यान देना, ये ध्यान देना, BB माइनस BA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। कैलकुलेट कर दो फटाफट। ये BB कितना हो गया तुम्हारा 50 माइनस BA कितना हो गया 20 इक्वल टू वर्क डन। हमको क्या करना है, निकालना है। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है तुम्हारा -3। यहाँ पे -3 रखेंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे चार्ज जो है क्या है तुम्हारा नेगेटिव है, तो -3 यहाँ पे पुट करेंगे। ध्यान देना, अब देखो यहाँ पे 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन बाय -3 को इधर मल्टीप्लिकेशन भेज दे तो इधर आएगा क्या हो जाएगा -90 जूल वर्क डन हुआ। कितना हुआ, -90 जूल वर्क डन हुआ। अच्छा अब ये वर्क डन नेगेटिव करने का क्या मतलब है, वर्क डन नेगेटिव करने का क्या मतलब है, कोई बता सकता है, कोई जैसे सजेस्ट कर सकता है, बोलो कोई सजेस्ट कर सकता है वर्क डन नेगेटिव करने का क्या मतलब है। यहाँ पे थोड़ा सा फील लो, वर्क डन नेगेटिव करने का क्या मतलब है। वर्क डन, वर्क इज ऑब्टेन्ड, वर्क क्या किया गया है, ऑब्टेन किया गया है, वर्क किया गया नहीं है। वर्क इज नॉट डन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, वो वर्क लिया गया है भैया। गौर से समझो इस चीज को। ये देखो तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है ना, +50 वोल्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे चार्ज क्या है तुम्हारा -3 कूलम। तो भैया यहाँ पे काम करने का जरूरत ही नहीं है, ये तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा डायरेक्ट, ये ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा भैया। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये खुद ब खुद काम कर लेगा, काम करके हमको दे देगा। इसलिए यहाँ पे वर्क डन क्या आ गया तुम्हारा माइनस आ गया है, -90 जूल। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दो, पिछला क्वेश्चन अगर हम लोग फिर से ध्यान देते हैं तो क्या हो गया था तुम्हारा, ये आ गया था तुम्हारा 15 वोल्ट, और ये क्या आ गया था तुम्हारा 25 वोल्ट आया था ना। BB और BA क्या आया था 15 वोल्ट 25 वोल्ट आया था। यहाँ पे कितना कूलम का चार्ज दिए थे, +2 कूलम का चार्ज दिए थे। देखो थोड़ा गौर से, ये भी प्लस में है और ये भी क्या है तुम्हारा प्लस में है, तो ये क्या करेगा, ये इसको कभी चाहेगा अट्रैक्ट करना, ये तो इसको चाहेगा भैया रिपेल करना, ये तो दूर भेजना चाहेगा। हम अब यहाँ पे हमको काम करना पड़ेगा, जबरदस्ती इसको खींच के लेके आना पड़ेगा। चल कहाँ जा रहा है, तो चल खींच के लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमको काम करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे वर्क डन क्या है तुम्हारा पॉजिटिव आया था। समझ में आया, वर्क डन नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी में यही होता है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है सौरभ, समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आया ना तुमको मिट्टू, समझ में आया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दो, कल हम लोग इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। हम लोग का जो आता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, EMF के बारे में भी, अगर तो CBSE में तो EMF नहीं है, ICSE में EMF है, तो थोड़ा सा EMF के बारे में भी हम लोग समझ लेंगे अगर एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, इस चीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आज शाम तक आपको ये वीडियो YouTube पे अपलोड मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, और लाइव क्लासेस के लिए भी आप उनको इन्विटेशन दे सकते हैं। आप जो ID पासवर्ड है आप उसको भेज सकते हैं, बोलिए उनको डेमो क्लास लेने के लिए। सही लगेगा तो कंटिन्यू करने के लिए, नहीं सही लगेगा तो कहीं ना कहीं से लगेगा वहाँ पढ़ने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, फिर मिलेंगे, चलिए।